आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं विज्ञान। और आज पहले पार्ट में हम देखेंगे पौधों में पोषण, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है, चाहे वह पौधे हों या फिर जीव जंतु। पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और मानव सहित कोई भी प्राणी अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। वे या तो पौधों का आहार ग्रहण करने वाले जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। पौधों में पोषण विधि की बात करें हम तो पौधे जल, कार्बन डाइऑक्साइड एवं खनिज की सहायता से अपना भोजन बनाते हैं। पौधों को भोजन बनाने के लिए जल की आवश्यकता होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है एवं खनिज की आवश्यकता होती है। पोषण विधि की बात करें हम तो इसे आप दो भागों में बांट सकते हैं, स्वपोषी और विषमपोषी। पोषण सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं इसके उपयोग की विधि को कहते हैं। और पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं स्वपोषण कहलाते हैं, और ऐसे पौधों को स्वपोषी कहते हैं। ठीक है, तो पोषण की वह विधि जिसमें जीव जंतु अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं स्वपोषण कहलाते हैं, और ऐसे पौधों को स्वपोषी कहते हैं। विषमपोषी पोषण की वह विधि है जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं संश्लेषित करते और वे अपने भोजन के लिए दूसरों पर डिपेंड रहते हैं। अब अगर संश्लेषण की प्रक्रिया में सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट अगर कोई है तो वह है आपका पत्तियाँ। पत्तियाँ पौधों की खाद्य फैक्ट्रियाँ हैं, आप इसे ऐसा कह सकते हैं। पौधों में खाद्य पदार्थों का संश्लेषण उनकी पत्तियों में होता है। ठीक है, यानी कि सभी कच्चे पदार्थ पत्तियों तक पहुंचने चाहिए। मिट्टी में उपस्थित जल एवं खनिज जड़ द्वारा अवशोषित किए जाते हैं तथा तने के माध्यम से पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। मैंने भी आपको बताया था कि पौधों को भोजन बनाने के लिए जल, कार्बन डाइऑक्साइड एवं खनिज की आवश्यकता होती है। तो जल एवं खनिज पत्तियों तक जड़ द्वारा अवशोषित किए जाते हैं और बाद में तने के माध्यम से पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। ठीक है, तो पत्ती की सतह पर सूक्ष्म रंध्र होते हैं और उन्हीं रंध्रों द्वारा वायु में, हमारे वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वह कार्बन डाइऑक्साइड पत्तियों में प्रवेश करती है। तो तीनों चीज़ें पत्तियों तक पहुंच जाती हैं, जड़ के द्वारा जल एवं खनिज, और पत्तियों की सतह पर उपस्थित सूक्ष्म रंध्रों द्वारा CO2। जल एवं खनिज वाहिकाओं द्वारा पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। अगर हम इस डायग्राम में देखें, ठीक है, कोशिकाएं जिन्हें कहते हैं। ठीक है, ये रंध्र द्वार हैं और ये रंध्र द्वार आपके द्वार कोशिकाओं से घिरे होते हैं। ठीक है, तो जल एवं खनिज वाहिकाओं द्वारा पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं और ये वाहिकाएं नली के समान होती हैं तथा जड़, तना, शाखाओं एवं पत्तियों तक फैली होती हैं। पोषकों को पत्तियों तक पहुंचाने के लिए ये वाहिकाएं एक सतत मार्ग बनाती हैं। ठीक है, जिनके द्वारा ये सारी चीज़ें पत्तियों तक पहुंचती हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो पत्तियों में एक हरे रंग का पदार्थ पाया जाता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का संग्रहण करने में पत्ती की सहायता करता है और इसी ऊर्जा का उपयोग जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड से खाद्य संश्लेषण में होता है। ठीक है, अब क्योंकि खाद्य संश्लेषण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है इसलिए इसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन निर्मुक्त होती है, यानी कि वायुमंडल से CO2 ली जाती है और जल और सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का डायग्राम है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पत्ती जो है सूर्य से ऊर्जा प्राप्त कर रही है, इसके अलावा वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करती है। पत्तियों में क्लोरोफिल नाम का वर्णक होता है। ठीक है, इसके साथ साथ जड़ के द्वारा जल एवं खनिज पत्तियों तक पहुँचते हैं।
और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कार्बोहाइड्रेट तथा ऑक्सीजन निर्मुक्त होती है। अब अगर हम बात करें, अभी हमने देखा था सिर्फ कार्बोहाइड्रेट के बारे में। पौधों में कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त अन्य खाद्यों का संश्लेषण कैसे होता है, हम यहाँ पर बात करने वाले हैं प्रोटीन की। प्रोटीन जो होता है वो नाइट्रोजनी पदार्थ है, यानी कि प्रोटीन में कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन के साथ साथ नाइट्रोजन भी होता है, जबकि कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन होता है। अब पौधों को नाइट्रोजन डायरेक्ट नहीं मिलता। हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है, लेकिन पौधे डायरेक्ट वायुमंडल से नाइट्रोजन नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो वायु में नाइट्रोजन गैसीय अवस्था में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, लेकिन पौधे इसका अवशोषण इसी अवस्था में नहीं कर सकते हैं। तो पौधों में नाइट्रोजन कहाँ से पहुँचता है? मिट्टी में कुछ विशेष जीवाणु होते हैं जो गैसीय नाइट्रोजन को उपयोगी यौगिकों में परिवर्तित कर मिट्टी में निर्मुक्त करते हैं। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं राइजोबियम की। राइजोबियम जैसे जीवाणु होते हैं जो गैसीय नाइट्रोजन को उपयोगी यौगिकों में परिवर्तित करके मिट्टी में निर्मुक्त करते हैं, और यही नाइट्रोजन विलय होने के बाद, विलय पदार्थ यानी मतलब जल के साथ अवशोषित होकर पत्तियों तक पहुंचती है। ठीक है, अब अगर हम बात करें पौधों में पोषण की अन्य विधियों की, तो सबसे पहले नाम आता है विषमपोषी प्रणाली का। विषमपोषी प्रणाली मतलब आपने देखा होगा कभी कभार पौधों में पीले रंग की रस्सीनुमा संरचना दिखाई पड़ती है। ये रस्सीनुमा संरचना अमर बेल का पौधा है। ठीक है, अमर बेल में क्लोरोफिल नहीं होता है और ये अपना भोजन उस पौधे से प्राप्त करते हैं जिस पर ये आरोहित होते हैं। ठीक है, तो जिस पौधे पर ये आरोहित होते हैं वह पौधा परपोषी कहलाता है, और अमरबेल जैसे पौधे परजीवी कहलाते हैं। ठीक है, तो अमरबेल विषमपोषी प्रणाली का उपयोग करता है पोषण के लिए। इसके बाद एक विधि होती है कीट भक्षी प्रणाली। कीट भक्षी प्रणाली में क्या होता है, अगर हम एग्जाम्पल लें कीट भक्षी प्रणाली का, अगर हम एग्जाम्पल लें तो यह घटपर्णी या पिचर पौधे का एक डायग्राम है। इसमें होता क्या है कि पत्ते का जो शीर्ष भाग होता है वह घड़े के ढक्कन जैसा बनता है, और उस घड़े के अंदर अनेक रोम होते हैं जो नीचे की ओर ढलके रहते हैं, अर्थात अधोमुखी होते हैं। और जब कोई भी कीट घड़े में प्रवेश करता है तो यह उसके रोमों के बीच फंस जाता है और घड़े में उपस्थित पाचक रस द्वारा कीटों का पाचन हो जाता है। ठीक है, तो घटपर्णी या पिचर पादप के अलावा वीनस फ्लाई ट्रैप तथा सनड्यू कीट भक्षी पौधों के दो अन्य एग्जाम्पल हैं। अब अगर हम बात करें मृत जीवी की, तो मृत जीवी पोषण की वह प्रणाली है जिसमें जीव किसी मृत या विघटित जैविक पदार्थों से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं। मृत जीवी पोषण प्रणाली का उपयोग करने वाले पौधे मृत जीवी कहलाते हैं। कवक या फंजाई मृत एवं विघटनकारी वस्तुओं या जैव पदार्थों की सतह पर कुछ पाचक रसों का स्राव करते हैं, मतलब छोड़ते हैं, जिसे वे विलयन रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। उसके बाद वे इस विलयन का भोजन के रूप में अवशोषण करते हैं। ठीक है, इसके अलावा कभी कभी कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं तथा अपना आवास एवं पोषक तत्व एक दूसरे के साथ बांटते हैं। ऐसे संबंध को सहजीवी संबंध कहते हैं। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो कुछ कवक वृक्षों की जड़ों में रहते हैं। वृक्ष कवक को पोषण प्रदान करता है, बदले में उन्हें जल एवं पोषकों के अवशोषण में सहायता मिलती है। ऐसा एक एग्जाम्पल है लाइकेन का, शैवाल तथा कवक। लाइकेन कहे जाने वाले कुछ जीवों में दो पार्टनर होते हैं, इनमें से एक शैवाल होता है तथा दूसरा कवक। शैवाल में क्लोरोफिल उपस्थित होता है, ध्यान दीजिएगा, शैवाल में क्लोरोफिल उपस्थित होता है जबकि कवक में क्लोरोफिल नहीं होता। तो कवक शैवाल को रहने का स्थान देता है, जल एवं पोषक तत्व उपलब्ध कराता है, और बदले में शैवाल प्रकाश संश्लेषण द्वारा संश्लेषित खाद्य कवक को देता है। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण किसमें होता है? शैवाल में। अब अगर हम बात करें कि मिट्टी में पोषकों की पुनः पूर्ति किस प्रकार होती है, भाई जो भी नाइट्रोजन है वह
जड़ों द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है और पत्तियों तक पहुंचाया जाता है। तो मिट्टी में पोषकों की पुनः पूर्ति किस प्रकार होती है? इसके लिए क्या किया जाता है? भूमि में उर्वरक तथा खाद को मिलाया जाता है। ठीक, इसके अलावा कुछ ऐसे जीवाणु होते हैं राइजोबियम, जो कि वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन को विलेय पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं। इसीलिए दालों की फसलों के लिए नाइट्रोजन जैसे उर्वरक देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। और यही नहीं, दाल की फसल उगाने के बाद अगली फसल के लिए भी उर्वरकों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो इस प्रकार उर्वरक तथा खाद मिलाकर और जीवाणु राइजोबियम जो होते हैं उनके द्वारा वायुमंडलीय नाइट्रोजन को विलेय पदार्थों में परिवर्तित कर दिया जाता है और पोषकों की मिट्टी में